डेटाबेस स्टार्ट, दूसरा लेसन मैंने करवा दिया था। आज डेटाबेस को हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने लिमिटेशन स्टडी किया था कि फ्लैट फाइल में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम डेटाबेस की तरफ जाते हैं, और डेटाबेस की कुछ एडवांटेजेस हैं, उनको डिस्कस करने हैं, बाकी चीज़ें, और फिर प्रैक्टिकली मैं आपको कनेक्ट करूंगा एक्सेस के साथ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ताकि आपको टेबल्स, डेटाबेस किस तरह क्रिएट होती है, टेबल किस तरह क्रिएट होता है, और इसके अलावा आपके टेबल के जो वैलिडेशन रूल्स कैसे लगते हैं, डाटा टाइप कैसे असाइन होती हैं, फिर डाटा पॉपुलेट कैसे होता है, फिर डाटा के ऊपर क्यूरी कैसे लगाते हो, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा जनाब, क्लास हमारी स्टार्ट हो गई है। Chapter number 8 is all about databases. छुट्टियां उठी बड़ी कर रहे हो। मैथ, अच्छा अच्छा अच्छा। कल, अच्छा, कल हम लोग डेटाबेस में ये फ्लैट फाइल की फ्लैश बेस्ड अप्रोच की कुछ लिमिटेशन थी। लिमिटेशन ये थी कि आपके डाटा आइटम जो हैं वो डुप्लीकेट हो रहे थे, मोर देन वन प्लेस इसकी डुप्लीकेशन हो रही थी। अगर आपके पास कोई पेरोल का एप्लीकेशन चल रही है, सेल्स की एप्लीकेशन चल रही है, और बैकएंड के ऊपर अगर आपका डाटा का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, लाइक यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम के साथ, यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर सिर्फ नेम है, यहाँ पे ऑर्डर में स्टाफ नंबर नीचे आ रहा है, यहाँ पे ऑर्डर में सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो ऐसी सूरत में आपका फाइल बेस्ड अप्रोच में कुछ आपके ड्रॉबैक्स थे। वो ड्रॉबैक्स डिस्कस कर लिए थे हमने, पहला, दूसरा, तीसरा। उसके बाद हमने एडवांटेज की तरफ आ रहे थे। आज हमने देखना है एडवांटेजेस क्या होते हैं किसी भी RDBMS में, रिलेशनल डेटाबेस में, जो आपको फाइल बेस्ड अप्रोच में लिमिटेशन है, इसकी आपको किस तरह ओवरकम किया जाता है इन डेटाबेस। तो सबसे पहले डेटाबेस होती क्या है, डिफरेंट डेफिनेशन क्या है डेटाबेस की, जिसमें से एक डेफिनेशन उसने ये दे दी है। पहली डेफिनेशन डेटाबेस की, ए लार्ज कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स, ठीक है, लार्ज कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स, चाहे वो स्टूडेंट से रेलेवेंट हो। कोई डेटाबेस अगर आप किसी कॉलेज की बनाते हो, यूनिवर्सिटी की बनाते हो, स्कूल की बनाते हो, किसी आप ऑफिस की बनाते हो, आप किसी कंपनी में काम करते हो उसकी बनाते हो, नादरा का डेटाबेस बनाते हो, आप किसी भी एयरलाइन का डेटाबेस बनाते हो, किसी हॉस्पिटल का डेटाबेस बनाते हो, एक्चुअली होता क्या उसमें, कलेक्शन होती है किसकी, डाटा आइटम्स की। डाटा आइटम यहाँ पे किस चीज को कह रहा है, वो आपके फील्ड्स को कह रहा है। लाजमत है, एक टेबल बनेगा, उसमें नंबर ऑफ फील्ड्स होंगी, जैसे पेशेंट का फर्स्ट नेम, पेशेंट का लास्ट नेम, स्टूडेंट के केस में स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, स्टूडेंट का लास्ट नेम, स्टूडेंट का ईमेल, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट, स्टूडेंट का ईमेल वगैरह, ये डाटा आइटम्स है। और लाजमत है, इसका किसी दूसरे टेबल के साथ भी आपको रिलेशन बनाने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे एक ट्रेनर का टेबल है, ट्रेनर की आईडी क्या है, ट्रेनर का नाम क्या है, ट्रेनर की डेजिग्नेशन क्या है, ट्रेनर का एक्सपीरियंस क्या है, ट्रेनर की एक्सपर्टीज किसमें है, ट्रेनर का डेट ऑफ बर्थ क्या है, ट्रेनर की सैलरी क्या है, ट्रेनर का टेबल है, स्टूडेंट का टेबल है। इनके दरमियान में लिंक्स भी होंगे, लिंक्स प्राइमरी की एंड फॉरेन की बेस पे होंगे, तो वो किस्सा बनते हैं, लिंक बिटवीन देम। और ये ए लार्ज कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स एंड लिंक बिटवीन देम स्ट्रक्चर्ड इन ए वे दैट अलाउज इट टू एक्सेस बाय नंबर ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन। अब वो रिक्वायरमेंट हो सकती है HR डिपार्टमेंट की भी, वो डाटा एक्सेस करना, चाहे वो स्टूडेंट का टेबल हो, चाहे वो आपका ट्रेनर का टेबल हो। वो रिक्वायरमेंट आपकी डायरेक्टर्स की हो सकती है डिफरेंट एप्लीकेशन में। वो रिक्वायरमेंट आपके जो मार्केटिंग के स्टाफ है उसकी हो सकती है। वो रिक्वायरमेंट आपका जो कोर्स कोऑर्डिनेटर है उसकी हो सकती है।
जो डिफरेंट टेबल्स को यूज करते हुए अपनी जो फाइनल रिजल्ट्स को एक्सेस करने के बाद प्रोड्यूस कर सके, रिपोर्ट्स की फॉर्म में जनरेट कर सके, फॉर्म्स की सूरत में एंटर कर सके, क्यूरीज की फॉर्म में उसको फिल्टर कर सके और टेबल्स के स्ट्रक्चर को अपनी जरूरत के मुताबिक सेट कर सके। द टर्म इज आल्सो यूज्ड लूजली टू डिस्क्राइब एनी कलेक्शन ऑफ डाटा। एनी कलेक्शन ऑफ डाटा इज or under some kind of software like very famous database। हम जब स्टार्ट लेते हैं या अपने स्टूडेंट्स को स्टार्ट देते हैं तो उनको माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन एक्सेस के साथ कनेक्ट करते हैं, उसमें ट्रेनिंग हो जाती है बच्चे की। स्टूडेंट को पता लग जाता है टेबल क्या है, किस तरह क्रिएट होता है, स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह ऑल्टर होता है, प्राइमरी की क्या होती है, डेटा टाइप कौन कौन सी हैं, और अगर आपने दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट करना हो तो रिलेशन किस तरह बनता है, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या होती है। आप इस चीज को इन टर्म्स को, जिसमें डेटाबेस क्या होती है, टेबल क्या होता है, आपका कॉलम क्या होता है, आपकी रो क्या होती है, आपका एट्रीब्यूट क्या होता है, आपकी प्राइमरी की क्या होती है, आपकी कैंडिडेट की क्या होती है, आपकी ऑल्टरनेट की क्या होती है, कंपोजिट की किस बला का नाम है, ईच एंड एवरीथिंग। और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मलाइजेशन का। इस चैप्टर में नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है, और आप फाइनल पेपर में भी आप देखोगे चैप्टर नंबर 8 में नॉर्मलाइजेशन जिसको नहीं आती वो अपना 8 से 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका खराब हो सकता है। तो आपने नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जब आएगा वो जरूर उसको अच्छे तरीके से आपने देखना है। इसी तरह इसकी डेफिनेशन नंबर 2 में उसने ये कहा कि एंड ये एक्चुअली होती क्या है, जिसका हमारा रिकॉर्ड रूम होता है उसमें फिजिकल रजिस्टर्स पड़े होते हैं, अटेंडेंस का रजिस्टर पड़ा हुआ है, रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर पड़ा हुआ है, कोर्स की डिटेल पड़ी हुई है, सेमेस्टर्स की वहाँ पे अगर आप फीस स्ट्रक्चर कोई है उसका रिकॉर्ड वहाँ पे पड़ा हुआ है, रिजल्ट्स को कंपाइल करके आपने कैबिनेट के अंदर रखे हुए हैं। तो ये फिजिकल कैबिनेट होती है जिसमें आप हर चीज अरेंज करके जब जिसकी जरूरत पड़ती है वो वहां से आप देख सकते हो, व्यू कर सकते हो फिजिकली। और ये है इलेक्ट्रॉनिक, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कैबिनेट which allow the user to perform various tasks including adding new empty files। खाली रजिस्टर, ब्लैंक रजिस्टर, नया सेमेस्टर, नया बैच लॉन्च होने जा रहा है, एम्प्टी फाइल बना के रख लोगे, जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन होती जाएगी उसमें पॉपुलेट किया जाएगा डाटा। एडिंग न्यू एम्प्टी फाइल्स हो सकती हैं डेटाबेस के अंदर। भाई हमारे पास 2025 आ रहा है न्यू ईयर, तो न्यू ईयर के ऊपर हमारे जो है फॉल जो 2025 के स्टूडेंट्स हैं उनको अपने एडमिशन देना है, रजिस्ट्रेशन करवाएं, 2024 का बना हुआ है, 2023 का भी डाटा पड़ा हुआ है। तो हम उसके लिए जो हमारी तमाम जो प्रिपरेशन होती है आप फाइल एक बना लेते हो, एम्प्टी फाइल एक बना लेते हो, जिसका एक आम रजिस्टर रख दिया जाता है फिजिकल कैबिनेट के अंदर। तो हम डेटाबेस में भी एक फाइल क्रिएट कर देते हैं, दिस इज अ न्यू फाइल या टेबल फॉर एंटरिंग ए न्यू डाटा फॉर न्यू स्टूडेंट्स। फिर जब फाइल बनती है, एम्प्टी फाइल बनती है, तो उसमें आपको डाटा जैसे जैसे लोग आते हैं आपके पास तो आप डाटा इंसर्ट भी करते हो उन फाइलों के अंदर। पुराना अगर रिकॉर्ड को चेंज करना हो, सेमेस्टर जो फाइनल सेमेस्टर में पढ़ा है उसका रिजल्ट्स कंपाइल करने हो, लाइन वो भी डाटा एंटर करना होगा, या उसका एड्रेस चेंज हो रहा है तो उसको एड्रेस भी आपने चेंज करना होगा। तो इंसर्टिंग और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ डाटा इन योर एग्जिस्टिंग फाइल। फिर रिट्रीव भी करते हो, रिट्रीव क्यों करते हो, फिल्टर लगा के। आपने जानना है 2023 के हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपियर होने जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी लिस्ट आउट निकालनी है, उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, लाहौर के कितने हैं, आउटसाइडर के कितने हैं, किन के कौन से सब्जेक्ट हैं, उनका क्या कॉम्बिनेशन है, ये ईच एंड एवरीथिंग रिट्रीविंग ऑफ डाटा या फिल्टर ऑफ डाटा आप क्यूरी के थ्रू करोगे एग्जिस्टिंग डाटा के फाइल के ऊपर। अपडेट करना हो, क्रॉस रेफरेंसिंग करनी हो डाटा इन ए फाइल, जिसमें एक आपका प्राइमरी की का जो आप एंट्री डाल देते हो, आपका मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, अब आप जिस जिस क्लास में बैठ रहे हो तो क्लास का एक टेबल होगा, क्लास के टेबल में आपकी उस सब्जेक्ट के साथ आपकी आईडी को प्लेस करना पड़ेगा। आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो दो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो एक क्रॉस रेफरेंस डाटा फाइल की क्रिएटिविटी आप प्राइमरी की एंड फॉरेन की रिलेशन के थ्रू ये सारा काम करना आसान हो जाता है। तो ये सिंपल सी दो उसने डिफरेंट डेफिनेशन दी हैं। आई थिंक फर्स्ट वन इज द ओके, आप फर्स्ट वन डेफिनेशन के ऊपर आप अगर रहना चाहो वो भी रह सकते हो। ये थोड़ा सा डिटेल में आ गया कि एम्प्टी फाइल बनती हैं, डाटा भी एग्जिस्टिंग भी इंसर्ट हो सकता है, रिट्रीव भी हो सकता है, अपडेट भी हो सकता है, रेफरेंस भी क्रिएट होते हैं। वैसे ये इसकी जो सीजी गेट है वेरी फेमस डेटाबेस ऑथर है सीजे गेट के नाम से, डेट के नाम से, इसने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, इसकी 6th एडिशन के अंदर से ये डेफिनेशन निकाली गई है। जबकि ऊपर आपका डीसीएस ग्लॉसरी ऑफ कंप्यूटिंग 14th एडिशन बुक का टाइटल है, ये वहां से डेफिनेशन निकाली गई है। तो ये दोनों डेफिनेशन बड़ी वैलिडेट हैं, हैवी वेट हैं, इनको आप याद जरूर कर लेना।
अगर डेटाबेस के बारे में आपसे डिस्क्रिप्शन मांगी जाए। मोर स्ट्रेट फॉरवर्डली, डेटाबेस एक्चुअली इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ डेटा दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय डिफरेंट एप्लीकेशन। अकाउंट्स वाले की अपनी एप्लीकेशन बनी हुई, मार्केटिंग की अपनी, और जो आपका कोर्स कोऑर्डिनेटर की अपनी, या आपका जिस तरह नादरा का डेटाबेस है, नादरा का डेटाबेस 20 ऑफिसेज उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सारी आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, एयरपोर्ट्स के ऊपर ट्रैवल कर रहे हो आप, ट्रेन के थ्रू ट्रैवल कर रहे हो आप, मेट्रोज के थ्रू ट्रैवल कर रहे हो, तो डेटाबेस के साथ कनेक्टेड लाइसेंस वाइज आपकी जो आपका डेटाबेस बनी हुई है, जिसमें आपको रास्ते में रोक के आपका वो पुलिस वाला बंदा होता है वो भी कर रहा है, सार्जेंट वो भी कर रहा है, वो आपका वैलिडेट कर रहा होता है। बैकएंड के ऊपर डेटाबेस होती है जिसमें आपको पता चलता है फलां बंदे के नाम ये व्हीकल रजिस्टर है कि नहीं है, कोई इलीगल ट्रैवल तो नहीं कर रहा, कोई चोरी की तो नहीं, वारदात की तो नहीं है सिलसिला। तो वो सारी चीज डेटाबेस के थ्रू इस तरह उसको रखा जाता है, जिसको जरूरत के टाइम पे डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है, डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू। डेटा स्टोर्ड इन ए डेटाबेस इज स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। और फर्दर अगर आप डेटाबेस के अगर फर्दर इसको ड्रिल डाउन करो तो रिकॉर्ड्स होते हैं, हर टेबल में पड़े होते हैं, वेयर ईच रिकॉर्ड के अंदर फील्ड्स पड़ी होती हैं, और उसमें वो डाटा अबाउट समथिंग भी हो सकता है, कोई इवेंट भी हो सकता है, किसी पर्सन का भी हो सकता है, किसी प्लेस का भी हो सकता है। तो ये आपको यहाँ तक इसमें बता दिया गया। और जहाँ तक सिंपल डेटाबेस है, एक रिलेशनल भी होती है। रिलेशनल में क्या करता है, रिलेशनल डेटाबेस इज ए डेटाबेस इन विच डाटा आइटम को दो तीन चार डिफरेंट टेबल्स की सूरत में मौजूद हों, उनको कनेक्ट करने के लिए इंटरनल पॉइंटर के थ्रू उसको आप कनेक्ट करने के लिए प्राइमरी की एंड फॉरेन की के थ्रू उसको आप रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को मीट करना हो, आपने डेटा कंसिस्टेंट रखना हो, आपने डेटा को एफिशिएंटली कंट्रोल करना हो, देन यू हैव टू गो विद रिलेशनल डेटाबेस। तो इसमें इस एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिंपल बताया है कि यूजिंग द सेम एग्जांपल एज प्रीवियस, बिजनेस की रिक्वायरमेंट कीप्स ए डेटाबेस फॉर पेरोल एज वेल एज सेल्स डेटा। अगर कोई बिग कंपनी है, वो उसके पेरोल के ऊपर काफी स्टाफ मौजूद है और वो सर्विसेज दे रहा है एक मार्ट के अंदर, जो डिफरेंट उसकी चेन्स हैं पूरे वर्ल्ड में फैली हुई, वहां पे सेल हो रही है, तो वो स्टाफ मेंबर को सैलरी देने का अलग से एक एप्लीकेशन है पेरोल की। और जहां तक रिकॉर्ड मेंटेन करना है उस प्रोडक्ट्स के बारे में, कस्टमर्स के बारे में जो डेली बेसिस पे सेल हो रही हैं, तो सेल्स का डेटा में भी उसी एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट वहां पे भी आ रही है। तो एम्प्लॉय का डेटा अगर आपका एक्सेस हो रहा है वो थ्रू डिफरेंट एप्लीकेशन किया जा रहा है, जैसे पेरोल एप्लीकेशन भी उसी डेटा को एक्सेस कर रही है, सेल्स एप्लीकेशन में भी उसी स्टाफ मेंबर सेलमैन का रोल वहां पे आ रहा है। यहाँ पे सैलरीज के हवाले से हो रहा है, यहाँ पे सेल्स के हवाले से एप्लीकेशन की वो वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है डेटा के हवाले से। और लानी होता है इसमें टॉप ऑफ द हायरार्की, अगर आप गौर करो आपके टेबल्स होंगे, उनको डिजाइन किया जाएगा, उसमें सारी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट स्टाफ मेंबर, अबाउट प्रोडक्ट्स, अबाउट सप्लायर। एक शॉपिंग मॉल में या मार्ट में या ऐसे बिजनेस में जहाँ पे ट्रांजैक्शंस होती हैं, जहाँ सेल एंड परचेज होती है, लाजमत है आपके कुछ सप्लायर्स भी होंगे कनेक्टेड जो सप्लाईज डालेंगे, ऑर्डर जिनको आप प्लेस करोगे, फिर आपके कस्टमर्स भी होंगे जो आपसे प्रोडक्ट्स बाय करेंगे, और वहाँ पे सर्विस देने वाला स्टाफ भी होगा जो ये सारी आपको मेक श्योर करेगा ट्रांजैक्शंस को। तो ये सारी चीजें जब होती हैं इसमें टेबल्स होंगे, उनका डिजाइन होगा, उनका स्ट्रक्चर होगा, उनके अंदर कोई फील्ड्स होंगी, उनके अंदर उनके वैलिडेशन रूल्स लगे होंगे, उनके अंदर आपकी प्रॉपर्टीज सेट की जाएंगी, ये ईच एंड एवरीथिंग। ये करने से साथ साथ 2 टेबल या 3 टेबल, अगर आपका स्टाफ का टेबल है या एम्प्लॉय कह लो, एम्प्लॉय का टेबल है, प्रोडक्ट्स का टेबल है, सप्लायर का टेबल है, इनको आपस में कनेक्ट भी करना पड़ेगा, इनका रिलेशन बनाने पड़ेंगे। और इसमें किस तरह आपकी कोई ऐसी फील्ड उसमें सेलेक्ट की जाएगी, इलेक्ट की जाएगी जो प्राइमरी की के तौर पे नॉमिनेट होगी, उस प्राइमरी की प्रेजेंस दूसरे टेबल के अंदर एज ए फॉरेन की के तौर पे होगी। तो वो हम किस तरह सारा काम करेंगे, वैलिडेशन रूल कैसे लगते हैं, फिर हर डेटाबेस में टेबल पे किसको कितनी एक्सेस देनी है। ये नहीं हो सकता कि आपके पेरोल में आपके स्टाफ को उसकी एक्सेस सबको दे दी जाए, नो, सिर्फ अकाउंट से रेलेवेंट ही उस एप्लीकेशन का उस डेटे को एक्सेस कर सकते हैं।
ठीक है, उनके यूजर्स बने होंगे, उनके एक्सेस राइट्स लगे होंगे, किस टेबल को कौन सा बंदा कंपनी का एक्सेस कर सकता है, अकाउंट्स वाले पीपल अकाउंट से रेलेवेंट डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग से रेलेवेंट, और जो सेलमैन है प्रोडक्ट से रेलेवेंट, ऑर्डर प्लेस करने के वाले से, सप्लाईज जनरेट करने के वाले से, ईच एंड एवरीथिंग। और उनके अपने लॉगिन बने होंगे, लॉगिन के अलावा उनके पासवर्ड्स लगे होंगे, पासवर्ड्स के अलावा उस पर रिस्ट्रिक्शन लगी होगी कि किन किन टेबल्स की फोल्डर की एक्सेस है एबीसी को और एक्सवाईजी को। और ये चार मेजर आपके डेटाबेस के अंदर ये चार चीजें मेन कंट्रीब्यूट करती हैं: टेबल, डिजाइन, स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग, वैलिडेशन रूल, उसके ऊपर एक्सेस और डाटा की उसको रीच। द प्रॉब्लम दैट अकर यूजिंग द फाइल बेस्ड में जो है वो सॉल्व कर दी गई, जो हमने कल डिस्कस कर ली थी। क्या मेन थी? कुछ दो तीन चीजें। रिडंडेंट डाटा था, डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा थी, स्टोरेज बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हो रही थी, रेपिटेशन बहुत ज्यादा थी। आप कल को कोई चेंज करते थे वो कंसिस्टेंट नहीं रहता था, ए टेबल में चेंज कर दिया या सेल के अंदर स्टाफ मेंबर का आपने एड्रेस चेंज कर दिया, सेल्स में पेरोल के साथ जो कनेक्टेड डाटा स्ट्रक्चर है उसमें चेंज नहीं किया तो डाटा इनकंसिस्टेंट आ जाएगा। एक में उस सेल पर्सन का रिकॉर्ड में शो कर रहा है कि वो जोहर टाउन में रहता है, दूसरी जो पेरोल वाले सिस्टम में वो पता चल रहा है वो मॉडल टाउन शिफ्ट हो चुका। तो इनकंसिस्टेंट हो सकता है। उस अप्रोच को, डुप्लीकेशन को, स्टोरेज की, ये सारी की सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया इस नए अप्रोच से, जिसे बोलते हैं डेटाबेस अप्रोच, जिसमें इसने दोबारा से आपको बताया द नेम ऑफ मेंबर ऑफ स्टाफ एंड देयर स्टाफ नंबर आर ओनली स्टोर्ड वंस। इसको एक्सेस पेरोल वाली एप्लीकेशन भी कर रही है, उसी डेटा को एक्सेस सेल्स वाली फाइल भी कर रही है, चाहे उसका नाम और उसका फर्दर डिटेल के हवाले से। सो एनी चेंजेस मेड टू द डाटा बाय द पेरोल एप्लीकेशन विल बी सीन बाय द सेल्स प्रोसेसिंग एप्लीकेशन एज वेल। वही बात बार बार, द फील्ड्स आर द सेम। ये नहीं कि वहां पे स्टोर कर रहा है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, एक एप्लीकेशन में डाटा स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, दूसरी एप्लीकेशन में वो जहमत ही नहीं कर रहा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, वो नेम कह रहा है उसको। एक में उसका टोटल नेम दो फील्ड्स में स्टोर हुआ है। बाद आपको रिक्वायर्ड होता है कि आपने फिल्टर लगाना है, आपने ये जानना है कि हमारे जो सिस्टम में डाटा जो पड़ा हुआ है उसमें खान्स कितने हैं, मलिक्स कितने हैं, तो लास्ट नेम में या फर्स्ट नेम में मलिक लिखा हुआ है, तो वो आपको वहां पे फिल्टर लगाना आसान हो जाएगा, ना कि एक ऐसा नेम जिसमें मलिक अहमद लिखा हुआ है या ना सिर्फ खान लिखा हुआ है, वहां पे फिल्टर लगाना काफी डिफिकल्ट जॉब हो जाती है। एक फील्ड के ऊपर लगाना काफी, जिसमें आपके पास वैल्यू जो है एटॉमिक ना हो। एटॉमिक का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट नेम को अलग लिखो, लास्ट नेम या मिडिल नेम को अलग फील्ड में पॉपुलेट करो, ये होती है एटॉमिक वैल्यू। सिंगल सिंगल वैल्यूज, अगर आप एक ही नाम को डाल देते हो, तीन उसके नाम है, नासिर अली खान, फर्स्ट नेम अलग अगर ना हो, लास्ट नेम अलग ना हो और मिडिल नेम अलग ना हो, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फ्लैट में ये इश्यूज होते हैं। तो इसको फिर फर्दर डेटाबेस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से, कमाल तरीके से एटॉमिक वैल्यूज में इसको अलग अलग कर दिया गया, जिससे फिल्टर करने में आपको रिकॉर्ड को जो है वो आप अपने रिजल्ट्स लेने में आसानी होती है। डेटाबेस अप्रोच इज बेनिफिशियल बिकॉज वेस्टेज रोकता है, वंस होते हैं स्टोर, लिटिल होती है रिडंडेंट, या यहां तक कि रिडंडेंसी होती नहीं। रिडंडेंट का मतलब रेपिटेशन, डुप्लीकेशन। भाई एक एप्लीकेशन के लिए अलग डाटा हो रहा है, दूसरी के लिए दूसरा हो रहा है, व्हाई नॉट ऐसा स्ट्रक्चर बना दो जो दोनों को एक्सेस कर सके। इससे फायदा क्या होगा, एक ही बैकएंड पे डाटा होगा और वो कंसिस्टेंट होगा। ये नहीं होगा कि इसे एक में कुछ है एक में कुछ है, और दोनों को एक्सेस दे दो एप्लीकेशन को उसके साथ बैकएंड पे। नंबर 2, जब कभी एक एप्लीकेशन के लिए ऑल्ट्रेशन होगी वो अवेलेबल हो जाएगी दूसरे के लिए भी। अगर एक जगह पे एड्रेस चेंज हुआ है, अगर वो दो अलग अलग आपके डेटा स्ट्रक्चर्स होंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। आप इधर अगर चेंज करोगे टेबल में तो उसके टेबल में भी जाके चेंज करना जरूरी हो जाएगा। जबकि अगर आप एक ऐसा कोई अप्रोच यूज कर लो जिसमें कॉमन प्लेस हो, डाटा वहां पे स्टोर हो जाए, वहीं पे मॉडिफिकेशन हो, अल्ट्रेशन हो, हाँ उनकी एक्सेस जो है दोनों एप्लीकेशन को दे दी जाए, तो इससे डाटा क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंटली इशू रिजॉल्व हुआ, स्टोरेज इशू रिजॉल्व हुआ, रिडंडेंसी एलिमिनेट हो गई या खत्म हो गई या लिटिल हो गई। थर्ड, inquiries available are not dependent on the structure of the data, software used or data is independent।
इंक्वायरीज का मतलब है कि आप अगर स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट है दूसरे से, एक में उसका नाम जो है वो जो है नासिर अली खान एक ही फील्ड में पड़ा हुआ है, एक में उनको अलग अलग रख के बड़े स्ट्रक्चर वे में रख के, तो ये इंडिपेंडेंट आपकी एक वैल्यूज को भी उसमें से एक्सेस किया जा सकता है, बजाय ये कि उस पर चेक्स लगाएं, काफी क्राइटेरिया, काफी उसमें क्यूरीज हार्ड लगानी पड़ेंगी। जबकि अगर इंडिपेंडेंट आपकी फील्ड्स बनी होंगी, एटॉमिक वे में पड़ी होंगी, तो ये काफी हद तक इंक्वायरीज आपकी या इंफॉर्मेशन आपकी एक्सट्रैक्ट करना काफी आसान हो जाता है। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। अगर आप रिलेशनल डेटाबेस के को एज ए स्टूडेंट आप स्टडी करना चाह रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि फाइल बेस्ड या रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर कैन लुक सिमिलर टू द फाइल बेस्ड स्ट्रक्चर एज इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड फील्ड। भाई फ्लैट डेटाबेस जो होती है उसमें भी रिकॉर्ड होते हैं, उसमें भी फील्ड होती हैं, लुक लाइक सेम लाइक फाइल बेस, बट होता क्या है, इसमें टेबल होता है, इसमें टेबल एक ग्रुप ऑफ सिमिलर डाटा के फॉर्म में अलग रख दिया जाता है। ये नहीं होता कि अगर आपने स्टूडेंट से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रखनी है, एक टेबल बनाया है जिसमें स्टूडेंट का डाटा भी पड़ा हुआ है, उसकी क्लासेस का डाटा भी पड़ा हुआ है, उसके टीचर का भी डाटा पड़ा हुआ है, सिंगल टेबल में अगर ये होता तो ये बहुत हार्ड जॉब होती फाइल बेस्ड अप्रोच में, कि अगर किसी का टीचर चेंज हो गया, अब वो टीचर कोई आगे 50 200 300 स्टूडेंट को वो पढ़ा रहा है, तो आप फाइल बेस्ड अप्रोच में वो फिर जगह जगह पे टीचर को चेंज करना पड़ेगा। मैथ का टीचर चेंज हो गया, कंप्यूटर का टीचर चेंज हो गया। आपकी अगर ये अप्रोच डेटाबेस की होगी तो फायदा क्या होता है, आप सिर्फ टीचर टेबल में जाकर टीचर का कोड के साथ कनेक्टिविटी कर देते हो, ऑटोमेटिकली जिस चीज को भी पढ़ा रहा है टीचर चेंज हो जाएगा, वहां पे कोई जरूरत नहीं है। क्लासरूम चेंज हो गया, और क्लासरूम आपने साइंस के सब्जेक्ट के लिए क्लासरूम अलॉट कर दिया, मैथ के लिए अलॉट कर दिया, फ्लोर उसका आपने अलॉट कर दिया, तो ये करना डेटाबेस अप्रोच में काफी इजी वे है। जबकि ये काम अगर आप फाइल बेस्ड अप्रोच में करोगे तो कहीं होगा, कहीं भूल जाओगे, कहीं नहीं हुआ तो बहुत सारे इश्यूज रेज होने शुरू हो जाएंगे और डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है। टेबल इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर डाटा इन ए डेटाबेस, और एक जो टेबल होता है वो एक्चुअली रोज होती हैं, और रोज एक्चुअली एक रिकॉर्ड इंस्टेंस होता है जिसे उस एंटिटी का इंस्टेंस कहलाता है। मतलब ये रिकॉर्ड अगर कहूं स्टूडेंट का रिकॉर्ड, स्टूडेंट इज एंटिटी, ट्रेनर इज एंटिटी, क्लास इज एंटिटी, उसका एक इंस्टेंस जो पड़ा होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का फादर नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का ईमेल, ये पूरे को हम रिकॉर्ड बोलेंगे। और कॉलम जो होते हैं, कॉलम एक्चुअली एट्रीब्यूट कहलाते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब वो इंडिविजुअल कॉलम्स होते हैं, जिसका फर्स्ट नेम इज सेपरेट कॉलम, लास्ट नेम इज सेपरेट कॉलम, ईमेल इज सेपरेट कॉलम। तो कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं उस एंटिटी के डिफरेंट जो उसके अंदर फील्ड्स पड़ी होती हैं उनको, जबकि रोज रिप्रेजेंट करती है एक इंस्टेंस को उस एंटिटी से जो रिलेट करेगा। स्टूडेंट है, स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड, स्टाफ मेंबर है, स्टाफ मेंबर का पूरा रिकॉर्ड, पेशेंट है तो पेशेंट का, रो रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंस ऑफ दैट एंटिटी, कॉलम ईच एट्रीब्यूट के साथ चलेगा। और रिकॉर्ड एक्चुअली होता क्या है, रो जो टेबल में होती है डेटाबेस में उसको रिकॉर्ड बोलते हैं, और फील्ड एक्चुअली होती क्या है, कॉलम जो टेबल में होता है डेटाबेस के अंदर उसको हम फील्ड बोलते हैं। फील्ड और रिकॉर्ड में फर्क है। जो वर्टिकल आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है कॉलम्स की, एट्रीब्यूट की, वो आपकी फील्ड्स कहलाती है। जो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें एक इंस्टेंस ऑफ दैट एंटिटी रिप्रेजेंट हो रहा होता है उसको रिकॉर्ड बोलते हैं, रो की फॉर्म में होती है। और जैसे कि ये डेटाबेस ऑफ स्टूडेंट है स्कूल का, जिसमें रिकॉर्ड जो है स्टूडेंट का, उसमें कौन कौन से कॉलम हो सकते हैं, फर्स्ट नेम, उसका सेकंड नेम या लास्ट नेम या फैमिली नेम, डेट ऑफ बर्थ और क्लास आईडी वगैरह। और इसमें इसको रो बोलते हैं, सिंपल सी बात है। और इसको कॉलम बोलते हैं। वर्टिकल जो आपकी होती है इसको कॉलम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं या रिकॉर्ड बोलते हैं। Now data is independent of the program processing it. The term record are and fields are also used in file processing में भी ऐसी होता है. So there is more rigorous terminologies used specifically for relational database. Files of data are replaced by tables. उसमें फाइल बोलते हैं, फ्लैट फाइल में फाइल ही बोलते हैं, इनको रिप्लेस कर दिया जाता है। फ्लैट डेटाबेस में फाइल्स बोलते हैं, जैसे एक्सेल की फाइल, एक वर्कबुक जिसमें फ्लैट फाइल फॉर्मेट में डाटा पड़ा होता है, एक ही रो में सबका डाटा, स्टूडेंट का भी, क्लास का भी और टीचर का भी। जबकि इसको रिप्लेस कर दिया गया है डेटाबेस में टेबल्स के साथ। विद ईच रो ऑफ टेबल रिप्रेजेंट ए रिकॉर्ड
या टुपल। टुपल सिंगल रो को टुपल बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। सम टाइम आप इसको कॉल्ड ए लॉजिकल रिकॉर्ड या अकरेंस ऑफ दैट एंटिटी। स्टूडेंट की एक एंटिटी, स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड, स्टूडेंट का एक टपल। अगर आपके पास 10 रिकॉर्ड हैं तो हर रिकॉर्ड को टपल बोलते हैं। टपल और टपल असल में एक्चुअली एक सिंगल रिकॉर्ड को, एक सिंगल इंस्टेंस को हम टपल बोलते हैं। ईच कॉलम ऑफ द टेबल इज एन एट्रीब्यूट, और जो कॉलम होता है उसे फील्ड भी कब बाद बोल देते हैं, रेफर एज ए फील्ड, और उसको हम कॉलम भी बोल देते हैं। कॉलम बोल दो, एट्रीब्यूट बोल दो, फील्ड बोल दो, तीनों ऑल्टरनेट नेम्स हैं एक दूसरे के। इसका मतलब कभी हम कॉलम बोल देते हैं, कभी उसको एट्रीब्यूट भी कह देते हैं, और दिस कैन आल्सो बी रेफर्ड एज ए फील्ड। एंटिटी क्या होती है? एंटिटी जिसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो, और वो कौन हो सकता है? एक पर्सन भी हो सकता है, एक प्लेस भी हो सकती है, इवेंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो एंटिटी इज एनीथिंग दैट कैन हैव डेटा, जिसका डेटा हो सकता है। ठीक है, एक अगर पर्सन की बात करें, स्टूडेंट इज ए पर्सन। अगर किसी आप ऑफिस की बात करें तो एम्प्लॉय इज ए पर्सन। अगर किसी हॉस्पिटल की बात करें तो पेशेंट इज ए पर्सन। और प्लेस भी हो सकती है, जैसे मैं कहता हूं मुझे एम्पोरियम का डाटा, मुझे लाहौर का डाटा, कोई प्लेस हो सकती है। ठीक है, सिटी हो सकती है, लाइक दिस प्लेस। इवेंट हो सकता है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप आ गया, कोई इवेंट हो सकता है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप आ गया, आईसीसी की ट्रॉफी आ गई, ये इवेंट है। इवेंट से रेलेवेंट डाटा भी आपका इसमें एंटिटी कहलाएगी। या कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे कार है, कार इज ऑब्जेक्ट, टेबल इज ऑब्जेक्ट, चेयर इज ऑब्जेक्ट, उसका डाटा भी हो सकता है कि चेयर का कलर क्या, चेयर की लेग्स कितनी, चेयर का कलर क्या, और चेयर का हाइट कितनी, वेट कितना, प्राइस कितनी, ये हो सकती है। कार है, कार के डोर कितने, कार का इंजन नंबर क्या, कार का कलर क्या, कार का वेट कितना, कार का माइलेज कितना, कार का प्राइस कितनी, ये ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट का भी डाटा हो सकता है, पर्सन का भी हो सकता है, प्लेस भी, इवेंट भी हो सकता है। और एट्रीब्यूट इज एन इंडिविजुअल डाटा आइटम। एट्रीब्यूट मतलब जैसे फर्स्ट नेम एक एट्रीब्यूट है, लास्ट नेम एक एट्रीब्यूट है। डाटा आइटम स्टोर्ड फॉर एन एंटिटी, उससे रेलेवेंट एंटिटी में जो स्टूडेंट है उससे रेलेवेंट क्या एट्रीब्यूट होंगे? उससे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पेरेंट्स वगैरह वगैरह। To use the same example as before, for a student attribute could include first name, second name, date of birth, class where. As stated before, table is a group of similar data. ठीक है, उससे रिलेटेड डाटा, सिमिलर डाटा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये किसका है? कार का नहीं है, स्टूडेंट का है। और पेशेंट होगा तो पेशेंट से रेलेवेंट होगा, तो उस एंटिटी से रेलेवेंट जो फील्ड्स या एट्रीब्यूट आप प्रॉपर नेम के साथ उसको डेटाबेस में स्टोर करने के लिए। विद रोज फॉर ईच इंस्टेंस ऑफ एंटिटी एंड कॉलम फॉर ईच एट्रीब्यूट, ए टपल इज वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी। अगर मैं आपको कहूँ शाम का रिकॉर्ड तो वो एक टपल कहलाएगा, मैं कहूँगा अली का रिकॉर्ड तो वो एक सेकंड टपल कहलाएगा। तो वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी इज नोन एज टपल व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रो। ये रो, ये रिकॉर्ड, ये टपल एक ही बात है। अच्छा जी, और लाजिम बात है जब डाटा आप स्टोर करते हो तो इसका एक्सेस मोर देन वन एप्लीकेशन पे भी हो सकता है, सिंगल एप्लीकेशन भी हो सकती है उसका रिक्वायर्ड हो, और मोर देन वन भी हो सकती है। जैसे नादरा का डाटाबेस आपको पता है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन हैं जिसके साथ कनेक्टिविटी उसको दे दी जाती है। Data is shared between application using the database. In order to ensure the consistency of data, updating is controlled or automatic so that any copy of the data item or change, जैसे किसी एम्प्लॉय का अगर या किसी सिटीजन का, नादरा का आपका उसका रिकॉर्ड में आपका एड्रेस चेंज होता है या उसका कॉन्टैक्ट चेंज होता है, तो लाजिम बात है ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये ना हो कि एयरपोर्ट्स के ऊपर डाटा कुछ और आ रहा हो, जो रेलवेज पे डाटा कुछ और आ रहा हो, और सिक्योरिटी एजेंसी के ऊपर डाटा कुछ और आ रहा हो। तो ये सो दैट एनी कॉपी ऑफ द डाटा आइटम चेंज टू द न्यू वैल्यू, ये अपडेट मिले, तमाम में मिले, कंसिस्टेंट मिले। Also, in order to reduce the number of copies of data item is to a minimum, relational database use pointer between table. और इसमें जो एट्रीब्यूट होते हैं, जो फील्ड्स होती हैं, वो अगर ये टेबल की फैसिलिटी ना होती रिलेशन के साथ, तो एक बिग लार्ज एट्रीब्यूट के साथ एक टेबल बनता। हाँ, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं रिलेशन बना के। टेबल, नंबर ऑफ टेबल्स में आप नंबर ऑफ टेबल किससे बनते हैं? फ्लैट डेटाबेस, या जिसे अननॉर्मलाइज्ड डेटा बोलते हैं। नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है? किस तरह एक से आप 5 या 4 जो वेरिएंट रिलेशंस होते हैं वो बनाए जाते हैं, और हर एक रिलेशन की अपनी एक प्राइमरी की होती है।
और प्राइमरी की को रिलेट करने के लिए दूसरे टेबल के अंदर लिंक किया जाता है, इंटरनली पॉइंटर के थ्रू लिंक किया जाता है, और वो फॉरेन की और प्राइमरी की बहुत स्मार्टली उसको करते हैं। दीज पॉइंटर्स आर कीज दैट प्रोवाइड रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, और ये है जी वो टेबल्स की इंपॉर्टेंट कीज। अगर आपसे पूछे कि कितनी टाइप्स ऑफ कीज हैं, तो पहली आपने बोलना है कैंडिडेट की होती है, दूसरी आपने की का नाम बताना है, प्राइमरी की होती है वेरी फेमस मेन, थर्ड नेम इज सेकेंडरी, एंड फोर्थ नेम इज फॉरेन की। ये चार कीज आपने याद करनी है। और कैंडिडेट की वो की होती है, वो एट्रीब्यूट होता है, वो फील्ड होती है, वो कॉलम होता है जो टेबल के अंदर अपनी वैल्यूज को जो है रिपीट नहीं करता। मतलब अगर मैं आपको कहूँ स्टूडेंट से रेलेवेंट, आपको सर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक होगा, रेपिटेशन नहीं होगी, स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक होगा, रेपिटेशन नहीं होगी, यहां तक कि स्टूडेंट का ईमेल भी यूनिक होगा, रेपिटेशन नहीं होगी। लेकिन मसले की बात है इसमें से कौन सी सूट करती है आपके एनवायरनमेंट में, वो आपने सिलेक्ट करनी है। डेटाबेस इंजीनियर, आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे उसमें से कौन सी फील्ड को सिलेक्ट करते हो। कैंडिडेट तो तीनों हैं, जो सिलेक्ट करेंगे, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी टेबल के रिलेशन के अंदर मौजूद एंट्रीज को, ये स्पेशल केस आपका होता है वन ऑफ द कैंडिडेट की। कैंडिडेट की में से ही एक की को नॉमिनेट किया जाता है जो सूट करती है आप उसकी प्रेजेंस और क्यूरीज के लिए, और आप उसको एज ए प्राइमरी की के तौर पे सिलेक्ट कर देते हो। कैंडिडेट की जो वैलिड कीज होती हैं, एलिजिबल होती हैं टू सिलेक्ट एज ए प्राइमरी, जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर ऑफ सिटीजन, जैसे सीएनएसी नंबर ऑफ दैट पर्सन, जैसे पासपोर्ट नंबर ऑफ दैट पर्सन जो यूनिक होगी। इन तीनों में से जो सिलेक्ट होती है उसे प्राइमरी की बोलते हैं। कैंडिडेट ये तीनों ही है। कैंडिडेट मतलब देखो किसी जॉब के लिए जाते हो, वहां पे 10 लोग बैठे होते हैं, सिलेक्ट तो एक ही नहीं होना ना, तो सिलेक्ट होता है वो प्राइमरी है। मेरी प्रायोरिटी या प्राइमरी की क्या है, इसमें से कौन मुझे सूट करता है, डेटाबेस के डिजाइन के अंदर कौन सा परफेक्ट बैठेगा। तो मैं फिर देखूंगा कि टेबल या रिलेशन किस चीज का है। अगर स्टूडेंट का है तो उसमें सीएनआईसी को तो मैं नहीं, हालांकि सीएनआईसी मेरे पास ऑप्शन जरूर है, सीएनआईसी थ्रू उसको मैं प्राइमरी की के तौर पे नहीं सिलेक्ट करूंगा, मैं स्टूडेंट रोल नंबर ले लूंगा या स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर ले लूंगा इंस्टेड ऑफ सीएनआईसी। अगर आप यही काम आप किसी और जगह पे होगे, हो सकता है सीएनआईसी ही को वो रखे एज ए प्राइमरी की के लिए। डिपेंड करता है, कैंडिडेट्स ये सारे हैं, और एक कैंडिडेट इसलिए है कि इसके अंदर वैल्यू जो इस फील्ड के अंदर होती है वो यूनिक होती है। दैट्स व्हाई these all fields are eligible to select as a primary key, but one of the key is selected by a database administrator and that key is known as primary key। और जो रह जाती हैं अदर, उनको अल्टरनेट बोलते हैं। जो सिलेक्ट नहीं हो पाती उनको क्या बोलते हैं, कैंडिडेट तो 10 हैं, सिलेक्ट एक ही होगा, जो रह जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट, या उसको बोलते हैं सेकेंडरी की। यह थर्ड की टर्म की डेफिनेशन ये लिखा हुआ है ना, सेकेंडरी इज अ कैंडिडेट की दैट इज अल्टरनेटिव टू द प्राइमरी की। फॉरेन की के बारे में क्या कहा गया, फॉरेन की एक ऐसी आपकी फील्ड होती है टेबल के अंदर जिसकी आपकी रेफरेंस एग्जिस्ट करता हो प्राइमरी की टेबल में। भाई जैसे मैं आपको बताता हूं, एक स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट का डाटा पड़ा होगा उसमें, उस स्टूडेंट के टेबल को अगर मैंने ट्रेनर के टेबल के साथ रिलेट करना है तो मेरा एक ट्रेनर का टेबल भी बना हुआ है। ट्रेनर का टेबल, अब एक स्टूडेंट को कोई 5 टीचर 5 डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको किस तरह डाटा को फैसिलिटेट करेंगे, और डिफरेंट क्लासेस में पढ़ा रहे हैं। तो प्राइमरी की इधर स्टूडेंट आईडी है, उधर आपकी प्राइमरी की ट्रेनर आईडी है। तो ट्रेनर आईडी आपने टेबल में वो प्राइमरी के तौर पे यूनिक वैल्यू कैरी कर रहा होगा। ये जी कोड है T001 मिस्टर कासिम का, T002 मिस्टर नासिर का, T003 मिस्टर ये नजीर का या मिस्टर सनी का। तो ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिक वैल्यूज के साथ कैरी कर रहा होगा उसका रिमेनिंग डाटा। उसका नाम ये है, उसका सेकंड नेम ये है, उसका फैमिली नेम ये है, उसका एक्सपीरियंस ये है, उसका सब्जेक्ट ये है, उसकी क्वालिफिकेशन ये है, उसका ब्लड ग्रुप ये है, उसका ड्रेस ये है, उसका कॉन्टैक्ट ये है। ट्रेनर की बात हो रही है, इधर स्टूडेंट का डाटा पड़ा हुआ है। तो इनको आपस में कनेक्ट कैसे करोगे, रिलेशनशिप बनेगी। और रिलेशनशिप कैसे बनेगी कि वो जो की प्राइमरी की तौर पे ट्रेनर आईडी में पड़ी हुई है, उस फील्ड को उठा के मैं
डेटा स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल जो स्टूडेंट का है उसमें एंटर कर दूंगा। ट्रेनर आईडी उधर प्राइमरी की है, इधर वो ट्रेनर आईडी स्टूडेंट के साथ वो आपको भी पढ़ा रहा है, आपको भी पढ़ा रहा है। फॉरेन की वाले टेबल में वो डुप्लीकेशन नजर आएगी आपको, क्योंकि वो ट्रेनर आपको भी पढ़ा रहा है, आपको भी पढ़ा रहा है। हाँ, ट्रेनर आईडी में वो यूनिक वैल्यू T001 मेरे नाम पे पड़ेगी। तो ये रेफरेंस हो जब तक। और एक चीज इसमें इसको बोलते हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का मतलब अगर प्राइमरी टेबल में T001 एग्जिस्ट नहीं करता, उसका रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको आप फॉरेन की के तौर पे वहां पे टाइप नहीं कर सकते। टी बताने का मतलब ये है, एक नया ट्रेनर आता है, उसकी आईडी T999 है, और T999 टेबल में आपके स्टूडेंट के टेबल में उसकी वैल्यू नहीं डाल सकते जब तक उसकी प्राइमरी की के टेबल में उसकी एंट्री ना डाल दी जाए। दिस इज नोन एज रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। ठीक है, तो फॉरेन कीज सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। अब देखो मेरी बात सुनो, स्टूडेंट के टेबल में दो आपके फॉरेन कीज होंगी, एक क्लास आईडी जिसमें क्लास से रेलेवेंट क्लास का टेबल बना हुआ है, और एक ट्रेनर आईडी। तो दो फॉरेन कीज भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकती हैं। तो फॉरेन कीज इज सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन वन टेबल दैट रेफर, उसका एग्जिस्ट कर रहा होगा प्राइमरी की के तौर पे किसी दूसरे टेबल में। मतलब यह है कि क्लास आईडी, ट्रेनर आईडी, अगर आपने दो फॉरेन की इंट्रोड्यूस करवा दी है स्टूडेंट आईडी के साथ विद सम मोर डिटेल ऑफ स्टूडेंट, तो ये और ये फॉरेन की कहलाएंगी, और इनका अपना पैरेलल एक टेबल एग्जिस्ट करता होगा स्टूडेंट का, सॉरी क्लास का और ट्रेनर का, और ये है जी स्टूडेंट का टेबल। इनका आपस में रिलेशनशिप होगा, इनका आपस में रिलेशनशिप होगा। तो ये डायग्राम एक बनेगी, एंटिटीज, ये एंटिटी नंबर 1 है स्टूडेंट, ट्रेनर इज एंटिटी नंबर 2, और क्लास इज एंटिटी नंबर 3, और हर एंटिटी के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, हर एक के अपने एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे ट्रेनर आईडी प्राइमरी की ऐसे अंडरलाइन करके, ट्रेनर नेम एक अनदर एट्रीब्यूट या कॉलम ऑफ दैट टेबल। इसी तरह क्लास से रेलेवेंट क्या होगा, इसके अपने एट्रीब्यूट होंगे, क्या, क्लास आईडी, क्लास साइज, क्लास नेम, क्लास फ्लोर, वगैरह वगैरह वगैरह। टाइम इज ओवर। अच्छा जी जनाब, अब हमारा अगला सेगमेंट स्टार्ट होने जा रहा है, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। कल मैं ना आपको डायरेक्टली इस एग्जाम्पल के ऊपर आपको इसकी एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिसमें आपको मजीद क्लैरिटी मिलेगी कि कैंडिडेट कौन कौन है, कैंडिडेट ये भी है, कैंडिडेट ये भी है, कैंडिडेट ये भी है, और ये कैंडिडेट इसलिए है कि ये फुलफिल कर रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ टू सेलेक्ट एज ए प्राइमरी की। चेक करो क्या प्राइमरी की क्या डेफिनेशन है। एक ऐसी वैल्यू होती है जो यूनिक होती है, मजे की बात है ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है। तो ऑल द थ्री कीज आर एलिजिबल टू सेलेक्ट एज ए प्राइमरी की, दैट्स व्हाई दीज ऑल थ्री नेम्स आर नोन एज कैंडिडेट। लेकिन मुझे क्यूरीज लगानी है, मुझे एक लैंग्वेज यूज करना है, मुझे कुछ चीज एक्सट्रैक्ट करनी है, तो मुझे वहां पे क्राइटेरिया देना पड़ेगा। क्राइटेरिया मुझे ये देना, नाम आसान है बजाय ये देने के या पूरा नंबर टाइप करने के, ये मेरी मुश्किल हो जाएगी। बहुत दफा मैं किया, खराब हो जाएगी क्यूरी, कभी मैं स्पेलिंग आगे पीछे कर देता हूँ, बड़ी लॉन्ग नेम देना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ एच देना है, दैट्स इट। दैट्स व्हाई ये वो चीजें होती हैं जो आपको मजबूर करती हैं, फोर्स करती हैं कि आप देखो, ऑब्जर्व करो वैल्यूज को, कौन सी सही रहेगी, कम से कम टाइम में कौन सा एफिशिएंटली आपको रिजल्ट देना शुरू करेगी। यू नीड टू नो अबाउट लिथियम, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टेबल एलिमेंट्स, टेबल का नाम वो एलिमेंट्स है, फ्रॉम टेबल एलिमेंट्स वेयर सिंबल इज इक्वल टू एच देना आसान है, या नेम इज इक्वल टू हाइड्रोजन टाइप करना आसान है, या एटॉमिक वेट इज इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग देना आसान है। ये वो सारी चीजें होती हैं जो आपको सिलेक्शन में आसानी देती है कि इसमें से कैंडिडेट में से कौन सी सही है, जिसमें आपको एफिशिएंटली और मिस्टेक होने के चांसेस भी कम हो, एफिशिएंट भी हो, फास्ट भी हो, और आपका काम भी हो जाए। दैट्स व्हाई
आप इसमें से सिलेक्शन कैंडिडेट के हवाले से ये करते हो। बाकी इंशाल्लाह मैं कल ये थोड़ा सा इसको और एक लाइन में डिस्कस करके रिलेशनशिप पे आ जाऊंगा। रिलेशनशिप की ये 5 टाइप्स को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स, और फिर ईआर डायग्राम आने वाली है जिसमें आपका एंटिटी और एंटिटी के अंदर मौजूद एट्रीब्यूट्स, एंटिटी और एंटिटी के अंदर मौजूद एट्रीब्यूट, और दिस इज नोन एज रिलेशनशिप वन टू मैनी। वन के लिए सिंगल लाइन ऐसे लगती है और मैनी के लिए ये क्रॉस सिंबल लगता है, ये मैनी को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ ऊपर भी बताई गई है, ये चीज़ यहाँ पे भी आपको समझाई जाएगी कि वन टू वन में हम लाइन के दोनों तरफ ये लगाते हैं, वन टू मैनी में जो आप दो एंटिटीज को कनेक्ट करते हो ये क्रॉस सिंबल के साथ कर देते हो, और ये आपका क्रॉस सिंबल इस तरफ भी हो सकता है उस तरफ भी हो सकता है, और मैनी टू मैनी रिलेशन भी हो सकता है जिसमें क्रॉस सिंबल दोनों तरफ होगा। मतलब दो एंटिटीज के दरमियान में ट्रेनर हैज मैनी स्टूडेंट्स और दिस स्टूडेंट हैज मैनी ट्रेनर्स। तो ट्रेनर एंड स्टूडेंट के दरमियान मैनी टू मैनी रिलेशन हो सकता है कि मेरे जी बेशुमार स्टूडेंट हैं और आपके भी बेशुमार टीचर्स हैं। तो टीचर और ट्रेनर के दरमियान, सॉरी, ट्रेनर और स्टूडेंट के दरमियान रिलेशनशिप एक्चुअली होता है मैनी टू मैनी। इस चीज को कंटिन्यू करेंगे हम कल। कल फ्राइडे, अच्छा कल यार एक काम, कल क्लास में, कल एक शादी पे जाना है मैंने, कल मैंने